चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आइकॉन्स जिन्हें अभी सम्मानित किया गया है उन्हें मंच मुहैया कराएंगे। तो जहानाबाद के पलंजी इंडस्ट्रीज के केसरी बंधु जिन्हें अभी आपने सपरिवार मंच पर देखा, सुधीर केसरी जी को हम आमंत्रित करते हैं कि मंच पर आएं और हमारे साथ थोड़ी बातचीत करें। अब हम बातचीत आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सुधीर केसरी जी हैं, जहानाबाद से पलंजी इंडस्ट्रीज के एक शुरुआती संघर्ष से ये आगे बढ़े हैं और अब इन्होंने अपना ब्रांड स्थापित किया है। फिलहाल सवेरा फर्नीचर घर घर में लोकप्रिय हो रहा है और जहानाबाद से निकलकर बिहार के अलग अलग जिलों तक पहुंचे हैं, बिहार से बाहर निकले हैं, देश के अलग अलग राज्यों में अब बतौर बिहार के ब्रांड के तौर पर पहचान कायम कर रहे हैं। तो इनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आइकॉन्स ऑफ बिहार के मंच पर। धन्यवाद दीपक जी। और सबसे पहले तो संघर्ष प्रेरक होता है दूसरों के लिए कि जब आप कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो पहले वो संघर्ष कि किस तरह से शुरुआत किया और अब ब्रांड के तौर पर स्थापित किया, अपनी पहचान बनाई, वो जानना चाहेंगे। धन्यवाद दीपक जी। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कशिश न्यूज़ टीम को कि उन्होंने ये मंच प्रोवाइड किया है एक ऐसे इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो बिहार में अभी कमी महसूस होती है। और दूसरा, मैं उस परमेश्वर को आशीर्वाद देना मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बिहार जैसे गौरवान्वित भूमि पे जन्म होने का मौका मिला। बिहार चूंकि शुरू से ही एक गौरवशाली प्रदेश रहा है, इसका इतिहास बहुत बड़ा रहा है और इस बड़े इतिहास में कुछ समय के लिए एक छोटी छोटी ऐसे चीज़ें हुई जिसके वजह से थोड़ा बिहार का जो मान सम्मान था उसमें ठेस लगा। लेकिन उसको फिर से दोबारा हमारी ही जिम्मेवारी है कि हम उसको फिर से गौरवान्वित करें, उस ऊंचाई तक लेकर के जाएं जहां पे बिहार का मान और सम्मान दोबारा उसे हासिल हो सके। अगर जो आपका प्रश्न है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, बिहार कैसे आगे बढ़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही अनुरूप नहीं रही हैं जो इंडस्ट्री के हिसाब से होनी चाहिए। सर, मैं एक साधारण परिवार से आता हूँ। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी की अगर बात की जाए तो मेरे ग्रैंडफादर एक लेबर वर्कर हुआ करते थे जो दूसरे जगहों पे काम करते थे। फिर मेरे फादर आए, उन्होंने व्यापार को स्टार्ट किया और उनके मार्गदर्शन में ही हमने अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। क्योंकि अभी जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी बोल रहे थे कि बिहार एक कंज्यूमेबल स्टेट है और कंज्यूमेबल स्टेट होने के वजह से हमारे यहाँ इंडस्ट्री का ग्रो उस हिसाब से नहीं हो पाया जिस हिसाब से होना चाहिए था। इसमें मैं सबसे बड़ा चीज ये बोलूंगा कि हमारे अंदर एक मानसिकता है सर, बिहारियों के अंदर जो मानसिकता है ना, आप बचपन से जब बड़े होते हैं और जब आप जवान होते हैं तो हमारी जो शिक्षा की नीति है उस शिक्षा नीति में हमारा, मैं ये नहीं कर रहा कि गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, अब परिवार के सदस्यों से देखिए, अपने बच्चों को ये बोलते हैं हम नौकरी करना है, हाँ नौकरी करना है, जितना अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे उतना अच्छा तुम्हें नौकरी मिलेगा, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतनी अच्छी नौकरी पे तुम जाकर के बैठोगे। लेकिन मेरे फादर ने, मेरे पिता ने जो मुझे शिक्षा दिया, उन्होंने ये बोला कि बेटा जो करना है अपने लिए करना है, अपने प्रदेश के लिए करना है, अपने क्षेत्र के लिए करना है। और जो सबसे बड़ी शिक्षा जो उन्होंने मुझे दी वो बिजनेसमैन बनने की नहीं दी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात उन्होंने की। अगर आपको व्यवसाय करना है तो समाज को साथ में लेकर के करना है। जब आप साथ में लेकर के चलते हैं ना तो फिर वो दूरी नहीं रहती। जैसे आप 4-5 लोगों को इकट्ठा लेकर कभी जर्नी कीजिए
तो उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि इतनी लंबी दूरी हम कैसे पहुंच गए, बातों बातों में ही समय खत्म हो जाता है। तो उसी हिसाब से हमने भी एक ऐसे लोगों को जोड़ते गए अपने साथ में, और समाज का कैसे कल्याण हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे रोजगार मिल सकता है। जब कोई भी इंसान पॉजिटिव वे में, ईमानदारी के साथ, लगन के साथ अगर काम करेगा तो उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। मूल मंत्र यही है जीवन का आगे बढ़ने का। लेकिन इस लगन और ईमानदारी के साथ सरकार की नीतियां भी कहीं ना कहीं सहयोगी हो सकती हैं या फिर रुकावट बन सकती हैं। बिहार सरकार की नीतियां आपको कैसी लग रही हैं? देखिए सर, सरकार की जहां तक नीतियों की बात आती है तो मैं तो ये कहूंगा कि सरकार हर समय इंडस्ट्री के फेवर में ही रही है। और जो मैं जिस जगह पे अभी अपनी फैक्ट्री को लगा करके रखा हुआ हूं, तो अगर आप उस क्षेत्र के बारे में जानेंगे तो उसका इतिहास जो रहा है ना, वो बहुत ज्यादा नक्सल प्रभावित रहा है। जहानाबाद का एक शहर है, छोटी सी शहर है, और ऐसे भी जहानाबाद एक बदनाम शहर के रूप में जाना जाता है। और उसमें भी जो सबसे ज्यादा बदनाम इलाका रहा है वो सिकरिया रहा है, जहां पे नरसंहार और बाकी कुछ बहुत सारी चीजें होती रही हैं। तो वो अगर मुझे सपोर्ट सरकार का नहीं मिला होता, वहां तक पक्की सड़क पहुंची हुई है। एक इंडस्ट्री के विकास के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं वो सब कुछ सरकार ने मुहैया करा करके रखा हुआ है। जानकारी का अभाव हो सकता है, अगर आपके पास में जानकारी नहीं है तो आप उस चीज को हासिल नहीं कर सकते। तो हमें सपोर्ट मिला है, जो वहां पे प्रशासन है उनका भी सपोर्ट मिला है, सरकार का भी सपोर्ट मिला है, और जो वहां पे जो समाज के जो छोटे मोटे और भी जो लोग होते हैं उनका भी सपोर्ट मिला है। और सच्चाई सर ये है कि बिहार में बसने वाले प्रत्येक नागरिक आज के समय में उस फोबिया को हटाना चाहता है और उससे ऊपर उठ करके बिहार को एक नया आयाम देना चाहता है। तो मैं तो कहूंगा सरकार और लोग, सब लोग सपोर्टिव हैं और काम इसी से आगे बढ़ रहा है, और विकास जिस गति से बढ़ रहा है इसी स्पीड से आगे भी बढ़ता रहेगा। चलिए, सरकार की नीतियां तो आपके सहयोग में है, लेकिन कई बार कुछ चीजें होती है जो व्यवसाय के लिए, उद्योग के लिए बहुत जरूरी हो जाती है, खासतौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर, आवागमन की सुविधाओं, बिजली, सड़क, पानी, और उससे भी महत्वपूर्ण है स्किल्ड वर्कफोर्स। वो किस तरह से आप देख रहे हैं, कितनी उपलब्धता है और कितनी जरूरत है? सर, इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। आपने 4-5 बातें एक बात में बोल दी मेरे सामने। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात कर दी, आपने स्किल्ड मैन पावर की भी बात कर दी, आपने माइग्रेशन का भी बात कर दिया, और एक प्रश्न आपने बहुत लंबा, भी इसमें उत्तर में थोड़ा समय लगेगा। पूरा समय आप हमारे लिए, आपका समय बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जो कहेंगे वो लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि वो भी अपनी मानसिकता बदलें और उद्योग स्थापित करें। सर देखिए, सबसे पहले भी सरकार की नीतियों की अगर हम बात करें तो सरकार की नीति बिल्कुल साफ है अभी। और मैं सरकार का आदमी नहीं हूं, मैं एक व्यवसायी हूं, लेकिन जहां तक मैं जिन जिन लोगों से मिला हूं, तो अभी के समय में सेज जैसे कार्यक्रम अभी चल रहे हैं, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बिहार में डेवलप हो रहे हैं। इंडस्ट्री के लिए लोन बहुत आसानी से मिल जा रहे हैं। अगर आपका प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है तो आप बैंकर्स के पास जाते हैं तो बहुत आसानी से वो लोग आपको लोन भी दे देते हैं। लैंड की भी आपका हो गया, आपके पास में पैसे भी हो गए, और उसके साथ साथ जो मूलभूत इंडस्ट्री लगाने के लिए टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों की चाहिए आवश्यकता होती है, तो उनके भी अभी प्रोग्राम चल रहे हैं। मैं अभी गया हुआ था श्रम संसाधन मंत्रालय में भी, तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे उन लोगों के पास में प्रोजेक्ट बढ़े हुए थे। स्किल डेवलपमेंट का भी काम उनके पास में बहुत बढ़िया था, और उन्होंने सपोर्ट किया हुआ इंडस्ट्री को कि यार आप इतने वर्कर्स को स्किल करते हैं तो पर मंथ आपको इतना पैसा आप देंगे, और साथ साथ गवर्नमेंट भी उन लड़कों को जो स्किल करने वाले हैं, जो आपके यहाँ सीख रहे हैं, उनको भी एक राशि जो है सैलरी के रूप में सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो स्किल डेवलपमेंट का काम में भी जो है सरकार का काफ़ी अच्छा रोल रहा है। तो आपको सड़क भी मुहैया करवा चुके हैं, चूंकि आज गांव-गांव इतने सुदूर से सुदूर इलाके में भी आप चले जाएंगे तो सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है। बिजली हर जगह पे, बिल्कुल जहां पे मेरी फैक्ट्री है वहां पे भी तो आपको 24 घंटे में 23.5 घंटे तो बिजली बिल्कुल मिलती ही मिलती है, और कभी कभी तो 24 के 24 घंटे ही मिलती हैं। तो बिजली भी सही है, सड़क भी सही है, स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम भी सही है। लेकिन जो थोड़ा कमी है वो उन लोगों की मानसिकता में है जो पहले दिन से ही रोजगार को, स्किल डेवलपमेंट को एक सोर्स ऑफ
इनकम समझ लेते हैं कि मुझे वो, अगर हम स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं तो मुझे पहले दिन से उसी बराबर में सैलरी मिलनी चाहिए जिस सैलरी पे एक ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड आदमी काम कर रहा है। तो वहां पे उनको थोड़ा सब्र करने की जरूरत है। पहले आप सीख लें, अपने आप को इंप्रूव कर लें, उसके बाद जो है आप अगर बात करेंगे तो देखिए पाठशाला दो एक तरीके की होती है। जहां पे आप स्कूल में जाते हैं वहां पे भी स्किल डेवलपमेंट का ही काम होता है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान या पूरे विश्व में कोई एक ऐसा स्कूल है जहां पे बिना फी दिए हुए आप पढ़ सकते हैं? 5 रुपया ही महीना लगेगा, 2 रुपया महीना लगेगा, हो सकता है साल का 1 रुपया लगेगा, लेकिन देना तो पड़ेगा ना कुछ। आपको पैसा तो स्कूल में कोई मिलता नहीं है, लेकिन जब आप स्किल डेवलपमेंट के में जब जाते हैं वहां पे, तो वो भी एक स्किल आपको दे रहा है, और उस साथ साथ आपको अगर सैलरी भी दे रहा है तो उसको आपको एक प्रेरणा के रूप में लेनी चाहिए। हमें सिखा भी रहा है और साथ साथ मुझे भविष्य मेरा यहीं से सुधरने वाला है। तो इसको अगर वो देखें तो सरकार की नीतियां साफ है, व्यावसायिक भी सही है, इंडस्ट्री भी सही है, लेकिन थोड़े लोगों की मानसिकता में थोड़ा बदलाव की जरूरत है अभी। तो ये एक चुनौती के तौर पर आप देख रहे हैं? नहीं सर, ये चुनौती नहीं है, इसको चुनौती नहीं बोल सकते हैं। ये बेसिकली मैं बोल रहा हूं मानसिकता में बदलाव की जरूरत है, और काफी सारे लोग जो हैं वो समझते भी इस बातों को हैं, और वो आ जाएगा कुछ समय में धीरे धीरे। चूंकि जब वो देखते हैं वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, उनका पहले सैलरी कम था लेकिन उन्होंने काम सीख लिया, अब वो आज इस मुकाम पे पहुंचे हुए, तो वो प्रेरणा लेते रहते हैं। ये चुनौती नहीं है। चलिए, अच्छी अच्छी काफी बातें हो गई। हम चाहेंगे कि कुछ ऐसी बातें भी हो जो चुनौतियां स्वाभाविक है कि आएंगी ही आएंगी। हमारे भौगोलिक चुनौतियां होती है, उनको पार पाना जरूरी हो जाता है। जैसे बिहार है, ट्रांसपोर्टेशन अगर गुड्स का चाहिए तो लैंडलॉक स्टेट है, हम अलग साधन उपलब्ध नहीं है हमारे पास। इसके अलावा ये एक चुनौती है जो मुझे नजर आ रही है उद्योगपतियों के लिए। इसके अलावा और किस तरह की चुनौतियां हैं कि अगर बाहर से लोग आएं, बिहार में उद्योग स्थापित करें, आपको देखें, आपको एक आइकॉन की तरह देखें, तो आप उन्हें क्या सलाह देंगे कि किस चीज के लिए प्रिपेयर होके आए मेंटली आप? सर देखिए, ये तो खैर सच्चाई है और इसको हम मिटा भी नहीं सकते कि बिहार एक लैंडलॉक स्टेट है। लेकिन क्या लैंडलॉक स्टेट सिर्फ बिहार ही है? क्या लैंडलॉक स्टेट में दिल्ली नहीं आता है? क्या गाजियाबाद नहीं आता है? क्या ग्रेटर नोएडा और नोएडा का पार्ट नहीं आता है? क्या वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं? चुनौती को आपको चुनौती नहीं समझना है, चुनौती को आपको चैलेंज के रूप में लेना है। और लैंडलॉक स्टेट का मतलब ये नहीं है पूरा हिंदुस्तान एक है भाई। सिर्फ बिहार राज्य को आप हिंदुस्तान से अलग करके कैसे देख सकते हैं? यहां से अगर आप सीपोर्ट को अगर देखें तो बगल में हमारा कोलकाता भी है, उड़ीसा में चले जाए वहां भी बंदरगाह है, तो और ज्यादा दूरी भी नहीं है। चूंकि अब तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा इतनी अच्छी हो चुकी है कि चाहे वाया आप रेल सड़क मार्ग से भेज दें या सड़क मार्ग से भेज दें या रेल मार्ग से भेज दें, 12 से 15 घंटे में आपका कोई भी प्रोडक्ट जो है वो हार्बर पे रहेगा। अगर आप एक्सपोर्ट भी करना चाहते हो तो वो जी तरीके से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ये चूंकि राज्यों का बंटवारा इस तरीके से होया हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो आज से कोई 100 साल पहले तो बिहार बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। तो इसको चुनौती के रूप में नहीं देखते हैं, इसको आप एक जो मिला जैसे मिला उसमें हम लोग आगे बढ़े उस पर देखते हैं। परिवार का कितना सहयोग रहा है? आपने अपने दादाजी को याद किया, अपने पिताजी को याद किया, अब आपके साथ जो लोग हैं वो कितना सहयोग कर रहे हैं और कितना मजबूती से आपको बैकअप दे रहे हैं? सर परिवार कौन कौन है ये भी बताइए। यहाँ पे तो आए हुए हम लोग पूरे परिवार ही आए हैं, लेकिन थोड़ा ये बैठ पाया कि हमारे फादर नहीं आ सके यहाँ पे और माँ नहीं आ सकेंगी क्योंकि घर में भी कोई नहीं था। लेकिन हम 3 भाई और हमारे बच्चे और उनकी पत्नियां सब लोग आए हुए हैं, और हमारे डीलर और कुछ डिस्ट्रीब्यूटर भी यहाँ पे आए हुए हैं, हमारे कंपनी के एम्प्लॉय भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे CEO भी हैं, हमारे सेल्स हेड भी हैं, और हमारे उड़ीसा के भी कुछ जो मार्केट लड़के हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। तो ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए भी एक नया अवसर मिला है सीखने का और समझने का। तो हाँ, आपका सवाल ये था कि हमारे परिवार का सहयोग कैसा रहा। सर हर इंसान का ना 2 जीवन होता है, एक होता है आपका पर्सनल लाइफ और दूसरा होता है प्रोफेशनल लाइफ। हम जिस जगह पे बैठ करके बात करते हैं ये हमारे प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात होती है, लेकिन अगर आप पर्सनल लाइफ यानी कि जो पारिवारिक जीवन की बात अगर आप करें, तो अगर आपका पर्सनल लाइफ बहुत अच्छा है तो आपका प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत अच्छा होगा।
लेकिन अगर आपका पर्सनल लाइफ, आप घर पे जाते हैं और घर पे जाने के बाद अगर पारिवारिक कलह है या फिर आपस में बनती नहीं है, तो आपका प्रोफेशनल लाइफ भी उससे हैम्पर होगा ही होगा। और मैं इस मामले में भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूं कि जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो बहुत अच्छे हैं। इकलौता हमें, मेरे नज़र में परिवार है जिसमें 14 मेंबर हम लोग इकट्ठे एक साथ रहते हैं। हमारे 3 भाई, 2 भाई, मैं एक मिलाकर के 3, तीनों की पत्नियां और हर के 2-2 बच्चे हैं। तो हमारे घर में 6 बच्चे और 6 बड़े, तो 12 ऐसे हो गए। और हमारे माँ और हमारे पिताजी, हम लोग सारे लोग इकट्ठे एक ही परिवार के एक ही घर में रहते हैं और सबका खाना एक ही के साथ बनता है। तो परिवार इसी तरीके से प्यार आगे बढ़ता रहे और हमारा एक दूसरे के साथ में सहयोग आगे बढ़ता रहे। और प्यार से बड़ा कुछ नहीं है सर। एक मैं अपने मन से इसमें जोड़ देता हूँ चीज आपको। देखिए, हम लोग जीडीपी देखते हैं कि हमारा देश जो है क्या रफ्तार से चल रहा है। 7% के स्पीड से चल रहा है, 8% के स्पीड से चल रहा है। बिहार का क्या स्पीड है? लेकिन मैं ये सरकार से गुजारिश करूंगा ना कि वो हैप्पीएस्ट इंडेक्स का भी एक ना फॉर्मूला निकाले। हमारे यहाँ के जो लोग हैं, जो घर में परिवार है, वो कितने खुश हैं, उनकी खुशी का कैसे हम करें कि देखिए, पैसे से खुशी नहीं आती है, खुशी साथ में रह करके आती है। आप भूटान को देख लीजिए, बहुत ज्यादा उनका जीडीपी नहीं है, लेकिन हैप्पीएस्ट इंडेक्स में अगर देखेंगे तो हिंदुस्तान से कहीं आगे। तो जो जीडीपी की बात करते हैं ना हम लोग, प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो हैप्पीएस्ट इंडेक्स को भी हिंदुस्तान में देखा जाना चाहिए। पर कैपिटा इनकम भी बाद में होना चाहिए, पहले हैप्पीएस्ट इंडेक्स होना चाहिए। चलिए, अच्छी बात है, आप खुशकिस्मत हैं, नजर न लगे। लेकिन ऐसी किस्मत और परिवारों की हो जो मजबूरी में घर छोड़कर बाहर कमाने चले जाते हैं, जो माइग्रेंट फोर्स है जिसकी हम एक बार बात कर चुके हैं। उसके लिए कितना सहयोग बिहार में है, कितनी संभावना बिहार में है? अगर वो वहां से काम छोड़कर यहाँ आए तो क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए, क्योंकि वहां उनकी आमदनी कुछ है, यहाँ आने पे कुछ होगी, अगर संभावना बनती है तो इस पर कुछ बातचीत आप अपनी विचार अपने रखें। देखिए दीपक जी, माइग्रेशन शुरू से बिहार का एक बड़ा अभिशाप रहा है। हम उधर पीछे नहीं जाना चाहते, मैं अभी पे आना चाहता हूं प्रेजेंट में। अभी के समय में सबसे माइग्रेशन चूंकि बिहार में सर 2 तरीके की है। सिर्फ कमाई का, रोजगार के लिए लोग माइग्रेट नहीं कर रहे हैं। माइग्रेशन का जो शुरुआत है ना, वो एजुकेशन से है। अगर आपको काम करने के लिए जो बाहर, रोजगार की तलाश में जो बाहर जा रहे हैं ना माइग्रेट होकर के, अगर उनको रोकना है तो सबसे पहले एजुकेशन के लिए जो माइग्रेशन हो रहा है ना, उसको रोकना पड़ेगा। होता क्या है कि यहां से हम पढ़ने के लिए जाते हैं बाहर, बाहर मतलब दिल्ली भी जाते हैं, कोटा भी जाते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं, गुजरात भी जाते हैं, और जो वहां जाकर के पढ़ाई लेते हैं, शिक्षा लेते हैं, तो फिर वो वहीं जाकर के रहना पसंद करने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब हम बिहार लौट करके जाएंगे तो मेरे पास कोई स्कोप नहीं बचेगा। शुरुआत वहां से होती है। अगर जिस दिन शिक्षा के लिए माइग्रेशन रुक जाएगा, उस दिन रोजगार के लिए भी माइग्रेशन रुक जाएगा। बड़ी बात। और उसके लिए आपको पहले वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यहां पे कंट्रोल करने की जरूरत है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है, जिस कमी के वजह से यहां से लोग शिक्षा प्राप्त करने के लिए बाहर जा रहे हैं। आज के समय में, जैसे पहले के समय में तो अगर हम देखते थे तो हायर एजुकेशन के लिए लोग जाते थे। अब छोटे छोटे बच्चे जो 4 साल, 5 साल, 8 साल, 5वीं, 6ठी, 7वीं में पढ़ रहे हैं ना, अगर आप पटना की बात नहीं करें, बाहर निकल करके देखेंगे तो वो भी अपने बच्चों को बोर्डिंग में डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा कहना यह है कि नर्सरी से लेकर के टॉप एजुकेशन तक एजुकेशन का माइग्रेशन को रोका जाए, और इसके साथ साथ खुद ब खुद जो रोजगार के माइग्रेशन से हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, वो अपने आप रुक जाएंगे। अच्छे माइंडसेट पढ़ने के बाद ही आता है। आप जब पढ़ाई करते हैं, अच्छी शिक्षा लेते हैं, तब आप रोजगार या अपना व्यापार कुछ भी आप करना चाहते हैं। आज बिहार के इतने बड़े बड़े उद्योगपति जो बिहार में व्यापार ना करके बिहार के बाहर कर रहे हैं,
उनके यहाँ काम करने वाले भी लोग बिहार के, उनका माल भी बिकता है बिहार में, उनका ऑनर भी बिहार का, लेकिन वो जमीन बिहार का नहीं है जहां पे वो प्रोडक्ट बन रहा है। अगर उन लोगों को प्रोत्साहित किया जाए कि आप जो इंडस्ट्री बिहार से बाहर चला रहे हैं, अगर आप यहीं चलाएं तो ना सिर्फ रोजगार यहां पे बढ़ेगा, उसके साथ साथ बिहार की रेवेन्यू भी बढ़ेगी और आपका प्रोडक्ट एक बिहारी के रूप में आएगा और वोकल फॉर लोकल का एक आपको अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा। तो मेरा कहना है कि पलायन को रोकना है, अगर पलायन को रोकना है तो पहले इंडस्ट्री को यहां बुलाना होगा। बिल्कुल, आप मानसिकता की बात कर रहे थे, आपकी बात सुन रहा था और अभी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की बात सुन रहा था। आपने भी इस बात पर जोर दिया कि शिक्षा में जो माइग्रेशन हो रहा है उसको रोकना चाहिए। उन्होंने भी अपने संबोधन में कहा कि मैंने नर्सिंग कॉलेजेस की बैठक बुलाई और जो खामियां हैं उसे नजरअंदाज किया कि आप इन खामियों को समय के साथ पूरा कीजिए, लेकिन ये सुनिश्चित कीजिए कि आपके जो प्रोडक्ट निकले वो बिहार की सेवा में अपना समय दें। तो ये मानसिकता की बात है जो दर्शाता है कि सरकार भी उद्योग को बढ़ावा देने की मानसिकता के साथ अब काम कर रही है। ये अच्छी बात है। अब हम चाहेंगे कि थोड़ा आप अपने इंडस्ट्री और इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के बारे में भी इस मंच से हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करें। क्या क्या बना रहे हैं और आगे क्या क्या योजना है उस पर भी अगर कुछ बात कर सके तो। जी, सवेरा ये पलन जी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड जो हमारे कंपनी का नाम है, हम लोग सवेरा ब्रांड से प्रोडक्ट बनाते हैं और ये जो हमारा प्रोडक्ट होता है ये बेसिकली फर्नीचर के सारे आइटम्स होते हैं। फर्नीचर का मतलब जितने भी तरह के फर्नीचर आप विजुलाइज करते हैं उन सारे फर्नीचर से है। अगर आप फर्नीचर को देखें तो सिर्फ फर्नीचर आपके घर का रखा हुआ एक सामान नहीं है, फर्नीचर आपका स्टेटस सिंबल है। आप किसी भी घर, ऑफिस, स्कूल या कहीं पे भी जब जाते हैं और वहां जब आप बैठते हैं तो आप उसके पूरे स्टेटस को जो जज करते हैं वो उसके फर्नीचर से ही करते हैं। अगर घर का फर्नीचर आपका अच्छा लगा हुआ है तो भैया फैमिली बहुत अच्छी है, रॉयल है। अगर घर का फर्नीचर आपका अच्छा नहीं है तो आप उसको उसी हिसाब से जज करते हैं। तो फर्नीचर बेसिकली हर इंसान का स्टेटस का सिंबल है और वो सारे स्टेटस के सिंबल को हम उसमें चार चांद लगाने का काम करते हैं। हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट है घर का फर्नीचर। घर के फर्नीचर यानी कि जो स्टील के फर्नीचर होते हैं वो, चाहे वो पाइप से बने हुए हों, चाहे वो सीट से बने हुए हों, या सोफा हो गया या चेयर हो गया, जितने भी तरह के घर के फर्नीचर होते हैं वो सारे हम बनाते हैं। उसके साथ साथ ऑफिस के फर्नीचर, टेबल हो गए, ऑफिस टेबल्स हो गए, चेयरमैन के टेबल हो गए, वो सारे टेबल्स बनाते हैं। सेंटर टेबल हो गए। इसके अलावा हम लोग स्कूल और कॉलेज के भी फर्नीचर बनाते हैं, जैसे बेंच डेस्क हो गया आपका और पोडियम्स वगैरह, जितने भी तरह के जो बहुत सारे 150 से ज्यादा प्रोडक्ट के नाम है हमारे पास में। और ये सारा का सारा करीब हमारी फैक्ट्री का जो अभी के समय में साइज है वो 2 लाख स्क्वायर फीट एरिया का हमारा फैक्ट्री है और अप्रोक्सीमेटली 300-350 वर्कर वहां पे काम करते हैं। और वो सारे वर्कर जितने भी थे वो सारे पहले फार्मर हुआ करते थे, तो हमने पहले उनका स्किल डेवलपमेंट किया। स्किल डेवलपमेंट करने के बाद जो है टेक्नोलॉजी उनके हाथ में पकड़ाया। तो एक ऐसे फैक्ट्री जो कि बिहार झारखंड की सबसे हाईटेक इंडस्ट्री है, जितने हाई टेक्नोलॉजी मशीन्स उसमें लगे हुए हैं और साथ साथ वेल इक्विप्ड लोकल वर्कर जिनको स्किल्ड करके वहां पर काम पे लगाया गया है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन से ऐसा हुआ है कि ये ब्रांड के जो प्रोडक्ट होते हैं वो ड्यूरेबल भी होते हैं, प्रीमियम भी होते हैं और फ्लॉलेस भी होते हैं। आगे विस्तार की योजना अगर कुछ है तो? बिल्कुल है सर। अभी हम लोग देखिए, एक 2019 में हमने ये नया वाली फैक्ट्री को अपना स्टार्ट किया था और दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था में आए तो 2020 में कोरोना का जो इफेक्ट आया था, उस पैंडेमिक में 2020 और 2021 दोनों साल बहुत बुरी तरीके से पूरा देश प्रभावित हुआ था और हम अछूते नहीं थे, हम भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे। और उस 2020 और 2021 चूंकि सिर्फ अभी हमारी फैक्ट्री का 1 साल ही हुआ था, काफी सारे लोन वगैरह भी थे हमारे ऊपर, लेकिन उन सारे चुनौतियों को पूरा करते हुए 2022 से जो है हम लोग ग्रो करना स्टार्ट किए और अभी के समय में हम लोग बिहार और झारखंड का कोई ऐसा शहर बाजार नहीं है जहां पे हम लोग उपलब्ध नहीं है।
और आगे एक्सपेंशन में 2026 में हम लोग 5 स्टेट को टारगेट किए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा और साथ में गुजरात। तो बिहार का एक ब्रांड जो बिहार के अलावा जो उन राज्यों तक अपने सामान को भेजने के लिए इच्छा रखता है जहां से बिहार में सामान पहले से आता था, तो इसको उल्टी गंगा बहाना भी आप कह सकते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया, विचार साझा किए और चुनौतियों पर भी बात की, संभावनाओं पर भी बात की, जिससे हमारे दर्शकों और खास तौर पर वो दर्शक जो उद्योग के क्षेत्र में कुछ सोच रहे हैं, उस सोच को अब कागज पर उतारेंगे, सरकार के साथ मिलेंगे, बैंक के साथ मिलेंगे और धरातल पर अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे। उनके लिए चलते चलते क्या सलाह देना चाहेंगे आप? मेरी शुभकामना है उन सभी लोगों के लिए, आप आगे बढ़ें और वैसे लोगों की ही जरूरत है पूरे हमारे बिहार की भूमि पे जो ये सोच करके चलते हैं कि हमें अपने लिए नहीं करना है, हमें सोशल एंटरप्रेन्योरशिप पे जोर दे करके काम करना है। समाज के हर उस इंसान, हर उस व्यक्ति तक अपने काम से फायदा पहुंचाना है, जिससे सिर्फ मेरा अपना विकास ना हो करके पूरे समाज, पूरे राज्य का विकास हो। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और बहुत बहुत बधाई आइकॉन्स ऑफ बिहार कशिश न्यूज के इस मंच पर धन्यवाद, चुने धन्यवाद दीपक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। चलिए, तो केसरी बंधु हमारे साथ मौजूद हैं। सुधीर केसरी जी मंच पर मौजूद थे, धीरज केसरी, उत्तम केसरी, उनकी अर्धांगिनी और उनके प्यारे प्यारे बच्चे जिन्हें आपने अभी मंच पर देखा थोड़ी देर पहले। हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हम आमंत्रित करना चाहेंगे गुलमोहर मैत्री के फाउंडर एंड सेक्रेटरी मंजू सिन्हा जी को और साथ ही हमारे सहयोगी सुष्मिता जी को। मंच पर यह बातचीत होगी, लेकिन तब तक एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, हम मंच को व्यवस्थित करते हैं और फिर जल्दी से लौटते हैं। बने रहिए हमारे साथ।